कल आज और कल लाल गोयल के संग कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम, न्यूज गांव से, संवाद सारोकार न्यूज, ऑर्गन डोनेशन इंडिया फाउंडेशन एवं ज्ञान द्वारा सीधा प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में हमारा उद्देश्य है उन लोगों की जीवन यात्रा से आप लोगों का परिचय कराना, जिन्होंने अपने कैरियर में, अपनी लाइफ में बहुत ही ऊंचाइयों को छुआ है। और ऐसी एक शख्सियत से आज आपका हमको रूबरू कराना चाहेंगे और मैं उनका स्वागत और अभिनंदन करना चाहूंगा। वो हैं पद्मश्री कृष्ण कन्हई जी। पद्मश्री कृष्ण कन्हई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कल कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। नमस्कार। नमस्कार गोयल सर, नमस्कार। नमस्कार। पद्मश्री कृष्ण कन्हई जी को अगर कहा जाए तो आपके हाथों में एक जादुई, जैसे कहते हैं अलादीन का चिराग है, उनकी उंगलियों में जादू बसता है और वो इतने बड़े महान कलाकार हैं, पेंटर हैं, आर्टिस्ट हैं। आप समकालीन चित्रों के बनाने के माहिर हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे चित्र बनाए हैं और आप ट्रेडिशनल गोल्ड पेंटिंग भी आप बहुत आपकी प्रसिद्ध है, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में भी। और आप जो है प्योर गोल्ड यूज करते हैं और बहुत ही बहुमूल्य रत्नों को भी यूज करते हैं अपनी पेंटिंग बनाने में। आपने बहुत प्रसिद्ध लोगों के चित्र बनाए हुए हैं, उसमें से जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब इन्होंने उनका पेंटिंग बनाया, वो पेंटिंग आज मुझे बड़ा गर्व होता है कहने के में कि जो सेंट्रल हॉल है पार्लियामेंट का नई दिल्ली में, वहां पर उसको टांगा गया है और उसका जो उद्घाटन किया था वो 2019 में फरवरी में हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। और उसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी और काफी लोग सब उसमें सम्मिलित हुए उस कार्यक्रम में, जिसमें आपकी उस चित्र को वहां पे अनवरत किया गया, वहां पे लटकाया गया, हैंग किया गया। आपने बनाए हुए हैं जो चित्र बनाए हैं बहुत महान लोगों के, उनमें हमारे देश के महात्मा गांधी जी, आपने बिल एंड हिलरी क्लिंटन, बराक ओबामा और उनके परिवार का भी चित्र बनाया है। आपने श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी चित्र बनाया हुआ है। श्री आदित्य बिरला, राजश्री बिरला और हेमा मालिनी जी आदि बहुत बहुत महान विभूतियों के आपने चित्र बनाए हुए हैं। आपको जो ये आपका कार्य है, जो आपका ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन है, उसके मौलिक आपने जो एक योगदान दिया है चित्रों के बनाने में, उसके लिए आपको भारत सरकार ने 2004 में पद्मश्री से नवाजा था। आपको नेशनल कालिदास अवार्ड 2019 में मिला हुआ है और आपको यश भारती अवार्ड उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2015 में मिला है। इसके अलावा अनगिनत आपको अवार्डों से, सम्मानों से, पदकों से सम्मानित किया गया है। आपका आज तक का एक रिकॉर्ड है, विश्व का वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा पोर्ट्रेट पेंटिंग जो की हैं वो आपके पद्मश्री कृष्ण कन्हई जी के द्वारा ही की गई हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पुनः पद्मश्री कृष्ण कन्हई जी हमारे कार्यक्रम कल आज और कल लाल गोयल के संग में। कृष्ण कन्हई जी, आप बहुत सुप्रसिद्ध कलाकार हैं, देश में नहीं विदेशों में भी। आपको सब जानते भी बहुत हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अछूती होती हैं, वो होती हैं जो अतीत के पन्ने होते हैं। आज मैं आपको आपके उस अतीत के उन क्षणों में ले जाना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ बीता और आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। पद्मश्री श्री कृष्ण कन्हई जी। पुनः नमस्कार गोयल साहब। मेरा जन्म वृंदावन में ही हुआ और बचपन भी वृंदावन में बीता। वृंदावन की गलियों में ही खेले, वहीं बड़े हुए, वहीं पढ़ाई हुई। और बचपन से ही जब मैं 6वीं 7वीं क्लास में था
तो स्कूल के बच्चे और स्कूल के टीचर बुला करते थे, तू आर्टिस्ट का बेटा है, कुछ बना के दिखा। तो चौक से, ब्लैक बोर्ड से शुरुआत हुई मेरी। मैं आपसे, आपको यहाँ रोक के ये पूछना चाहूंगा कि आपने भी कहा कि आप आर्टिस्ट के बेटे हैं, तो आप थोड़ा सा अपने पिताजी के बारे में बताना चाहेंगे? ये मेरा सौभाग्य है कि मैं कन्हई चित्रकार जी का बेटा हूँ। मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट थे। करीब 60 साल पहले वो वृंदावन आए। वृंदावन आने से पहले वो मुंबई में थे एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर गुरुदत्त जी के साथ। जब प्यासा वगैरह फिल्म बननी थी उसमें वो उनके साथ थे, लेकिन मुंबई नगरिया में उनका मन नहीं लगा और बिहारी जी की कृपा ऐसी हुई, करीब 1958 में वो वृंदावन चले आए। और उसके बाद में करीब 2-2.5 साल बाद मेरा जन्म हुआ और 13-14 वर्ष की उम्र से ही मैं उनके साथ जुड़ गया। तो कृष्ण कन्हई जी, मूलतः आपके पिताजी कहाँ के रहने वाले थे? वे हम लोग रहने वाले तो राजस्थान के हैं, लेकिन मेरे पिताजी का जन्म कलकत्ते में हुआ। पेंटिंग उन्होंने रायगढ़, छत्तीसगढ़ में सीखी। वहां के राजा थे उस वक्त, राजा चक्रधर सिंह, उनके दरबार में चित्रकार थे नाना लाल जानी। तो जानी साहब से उन्होंने चित्रकला सीखी और अपना कैरियर बनाने के लिए बॉम्बे चले गए। लेकिन बॉम्बे में रहने के बाद में बहुत परेशानियां भोगी, बहुत भूखे रहे, सड़कों पर सोए, चालों में रहे। लेकिन अंत में उनको गुरुदत्त जी का फिल्मों में काम करने का मौका मिला एज एन असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर। लेकिन उनका मन नहीं लगा, तो 25-26 साल की उम्र में वृंदावन चले आए। तब से वो हमेशा फिर वृंदावन छोड़ के नहीं गए। यही मेरा जन्म हुआ। अच्छा, तो यहाँ पे भी उन्होंने, ये भी मेरा सौभाग्य है कि पद्म अवार्ड मेरे पिताजी को 2000 में मिला और फिर 2004 में मुझे मिला। ये भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है कि कहाँ बम्बई में कोई आर्टिस्ट लड़का काम कर रहा है, बिहारी जी ने अपने शरण में बुला लिया और वहां उन्होंने अपने काम भी कराया और मुझको भी अपने शरण में ले लिया, तो मैं उनकी पेंटिंग बनाने लगा। क्योंकि पद्म अवार्ड जो है बाप बेटों में हमें पता है काफी कुछ प्रसिद्ध लोगों को भी मिले हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके पिताजी और बेटे दोनों को पद्म अवार्ड मिला है। तो अब आपने, इसका मतलब आपके पिताजी जो चित्रकारी किया करते थे, तो जैसे आपके परिचय में मैंने बताया कि आप गोल्ड से, सोने से और रत्नों की चित्रकारी करते हैं, क्या वो भी इसी तरह की चित्रकारी करते थे या आपने ये अलग से शैली शुरू की? क्या हुआ था सर, जब वो वृंदावन आए और कृष्ण भक्ति उनके दिल में थी, कृष्ण को सुंदर के बनाना है, इसके लिए उन्होंने रिसर्च बहुत किया। और रिसर्च करते करते उन्होंने श्रीमद् भागवत और महाभारत और पता नहीं कितने पुराणों का पठन पाठन किया, ज्ञान अर्जित किया। तब जाके उनको महाभारत में एक प्रसंग मिला, जब राजा कीचक जब 5 पांडव राजा विराट के यहाँ 1 साल के लिए अज्ञातवास में थे, तो राजा कीचक जो उनके सारे साथ थे, उन्होंने द्रौपदी को लुभाने के लिए कहा कि तू मेरे महलों में चल, यहाँ तू दासी बन के है, मेरा महल ऐसा है, मेरा महल ऐसा है, और मेरे महल की दीवारें जो है स्वर्ण चित्रों से पटी हुई है। वहां से उन्होंने सीखा कि जब स्वर्ण चित्र उस जमाने में बन सकते थे, तो वो स्वर्ण चित्र आज क्यों नहीं बन सकते हैं। क्योंकि स्वर्ण चित्रों की परंपरा जो हमारे भारत में है, वो हमारे वृंदावन को छोड़कर जो मेरे पिताजी ने शुरू करी, हिंदुस्तान में 2 जगह और है, एक राजस्थान में है, एक साउथ इंडिया में तंजौर में है। लेकिन दोनों की अपनी अलग अलग परंपराएं हैं। राजस्थान में ज्यादातर मिनिएचर पेंटिंग बनती है। पिताजी ने बड़े कैनवास पर कृष्ण को बनाना शुरू किया और एक तरीके से एक प्रचलन शुरू हुआ, जो पेंटिंग पहले लोग भगवान की ड्राइंग रूम, बेडरूम में नहीं लगाते थे, क्योंकि कन्हई जी की पेंटिंग सुंदर हुआ करती थी, तो अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम पेंटिंग लगाने लगे। तो ये एक प्रचलन चला और वो बहुत लोगों ने पसंद किया। शुरुआत में मैं भी उनसे इसी पेंटिंग के जरिए जुड़ा। शुरुआत में मैंने उनकी हेल्प करनी शुरू करी जी। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो ये पेंटिंग, जब आपने बताया सोने और रत्न आभूषणों से, रत्नों से, जो बहुमूल्य रत्न है उनसे बनती है, तो वो तो बहुत ही कीमती सामान आता होगा, सोना भी। और ये तो क्या वास्तव में बहुत कीमती पेंटिंग बनती थी, तो उसके लिए काफी कुछ शुरू में पूंजी की जरूरत पड़ी हुई होगी, और उसके बाद पेंटिंग को खरीदने वाले भी काफी, हर आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता सोने की इतनी और रत्नों वाली पेंटिंग, तो उसके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं है कि प्रारंभ में पैसे नहीं थे,
पिताजी सोने के नग, सोने और सोने के वर्क और सोने के नगों को लाने के लिए लोगों से उधार रुपए लिया करते थे। मुझे याद है बचपन में कभी किसी से 500 रुपए लिए, कभी 1000 रुपए लिए, कभी 2000 रुपए लिए। उससे लोग मटेरियल लाते थे, पेंटिंग बनाते थे, वो पेंटिंग बिकती थी तो उधार चुकता होता था। ऐसा वर्षों तक चला। बाद में फिर हम लोगों ने क्या किया कि स्वर्ण तो प्योर शुद्ध यूज करते थे, लेकिन नग जो है वो कांच के लगाने लगे। और जब बाद में जब मैं उनके साथ जुड़ा, लगा कि मुझे क्वालिटी और बेटर करनी चाहिए, तो सरोस्की नाम से एक कंपनी है यूरोप में, ऑस्ट्रिया की। हम लोगों ने फिर सरोस्की यूज करना शुरू किया करीब 25-30 साल पहले से। तो फिर हम सरोस्की यूज करने लगे, जिससे कि उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी बहुत अच्छी रहे और वो ज्यादा लंबे समय तक पेंटिंग सुंदर बनी रहे। तो बचपन में जब आप पढ़ रहे थे, छठी सातवीं क्लास का आप बता रहे थे, अब वो संस्मरण अब सुनाइए तो। जी। क्या हुआ था, होता था वो बच्चे बोलते हैं कि तेरे पिताजी आर्टिस्ट हैं, टीचर बोलते हैं कुछ बना के दिखा। तो उन दिनों मुझे बांकी बिहारी जी के चित्र बनाने का अभ्यास हो गया था। तो बांकी बिहारी जी चित्र में 10 मिनट में ब्लैक बोर्ड बना दिया करता था। और उसके बाद में जब मैं हाई स्कूल मैंने पास किया तो पिताजी बोले कि तू पढ़ाई छोड़, मेरे साथ जुड़ जा, क्योंकि उनको एक बेटे की जरूरत थी, काम बहुत था, साथ की जरूरत थी। तो मैं उनके साथ जुड़ गया, बहुत 15 साल की उम्र। और मेरी पहली पेंटिंग सेल हुई 4 रुपए में। एक स्वामी हरिदास जी का छोटा चित्र बना के मैंने, जैसे कि पिताजी के चित्र रखे होते थे, मैं अपने चित्र भी रखना शुरू कर दिया। एक फॉरनर आया, वो पूछा हाउ मच, पिताजी बोले 5 रुपये, बोले 4 दूंगा, पिताजी बोले 4 दे जा। तो मेरी पहली पेंटिंग 4 रुपए में बिकी। और उसके बाद में फिर 11-11 रुपए में, 21-21 रुपए में। आपको एक खास बात बताऊं, वृंदावन में एक शोध संस्थान है, वृंदावन शोध संस्थान। उसके संस्थापक थे डॉक्टर R D गुप्ता साहब, रामदास गुप्ता साहब। वो लंदन रहते थे, वहां प्रोफेसर थे। और जब वो लंदन जाया करते थे तो मुझसे 5-5, 10-10 पेंटिंग उस जमाने में, 15-16 साल की उम्र रही होगी, 11-11 रुपए बनवा के ले जाते थे। तो इस तरह शुरुआत हुई, मेरा प्रोत्साहन बढ़ता गया, इंटरेस्ट बढ़ता गया। उस जमाने में 11 रुपए भी बहुत होते थे। मुझे याद है मेरी पहली पेंटिंग जो सबसे महंगी बिकी थी वो 1983 में 10,000 रुपए की बिकी थी। तो फिर लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ, इस फील्ड में जा सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। काम करते 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 जब मैं करीब 30 साल के आसपास की मेरी उम्र थी, तो मैंने पिताजी से एक बार कहा कि अगर मैं आपको ही फॉलो करता रहूंगा तो फिर मेरा नाम कभी नहीं हो पाएगा, मैं लकीर का फकीर बन के रह जाऊंगा। कुछ रियलिस्टिक पेंटिंग बनाई हमारे ब्रिज कल्चर पर, हमारे भारतीय कल्चर पर, जिनको क्रिटिक्स ने और मीडिया ने है यमुना घाट पेंटिंग का नाम दिया। उसके बाद में फिर मुझे लगा कुछ और करना चाहिए, तो मैंने कुछ पोर्ट्रेट्स बनाए मैंने। जैसे कि अपने जिक्र किया मैंने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का बनाया, लाल कृष्ण आडवाणी जी का बनाया। अटल जी का पोर्ट्रेट बनाया तो उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका जा रहा हूँ, मुझे कुछ बिल क्लिंटन साहब के लिए बना के दो। तो मैंने बिल क्लिंटन और हिलेरी क्लिंटन साहब का। नहीं, तो फिर मैं आपसे यहाँ भी फिर आपको थोड़ा विश्राम देना चाहूंगा। हाँ जी, हाँ अटल जी। जी से मुलाकात आपकी कैसे हुई? क्योंकि एक प्रधानमंत्री से मिलना और उनको चित्र देना भी आसान काम हर एक के लिए नहीं है। तो अटल जी से आपकी जो मुलाकात हुई वो किस संदर्भ में कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा बताएं। क्या हुआ था 99 में, उनके और मेरे एक कॉमन मित्र हैं दिल्ली में, उन्होंने मुझसे एक पेंटिंग बनवा के गिफ्ट करी अटल जी को, जिसमें वो राम सीता लक्ष्मण जी की पेंटिंग थी। और एक साइड में हनुमान जी विराजमान है, और एक साइड में मुझे बोला उन्होंने कि अटल जी को विराजमान करा दो उनके चरणों में फूल चढ़ाते हुए। वो पेंटिंग बना के मैंने 99 में दी थी। और उसके बाद में फिर 2000 में मैं अटल जी जब अमेरिका गए तब वो मुझसे वो पेंटिंग बनवा के लेके गए। इसके बाद में क्या हुआ था, मैंने 2002 में पेंटिंग बना के दी थी लाल कृष्ण आडवाणी जी को। तो जब मैं उनसे मिलने गया 5-7 दिन के बाद में, दोबारा आडवाणी जी घर पे गया, तो उन्होंने बोला कि कल अटल जी खाने पे आए थे और ये पेंटिंग मैंने यहाँ से हटा दी थी। मैंने क्यों हटा दी? बोले इतना बड़ा पेंटिंग हुआ अटल जी के सामने, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मेरा इतना बड़ा पोर्ट्रेट लगा हो। मैंने कहा दादा आप बोलते हैं तो मैं उनकी बना देता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ये बात।
speaker. May you some किसी भी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ साहब। हाँ साहब। ये मेरा सौभाग्य है, किसी भी आर्टिस्ट का सौभाग्य होगा, वो चाहेगा, उसका सपना होगा कि उसकी पेंटिंग पार्लियामेंट में लगे। इसी के साथ साथ 2015 में 2016 में मुझे उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए करीब 40 पेंटिंग बनाने का ऑर्डर मिला, जिसमें सारे पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2 पूर्व प्रधानमंत्री भी थे उसमें, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी और चरण सिंह चौधरी साहब। इस तरह पेंटिंग बनाता गया। कुछ और मुझे हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोगों का पोर्ट्रेट बनाने का मौका मिला। फिर मुझे लगा कि यार कुछ और नया करना चाहिए, फ्यूजन पेंटिंग बनाई, ट्रेडिशन और मॉडर्न, इनको कॉन्टेम्परी, इन दोनों को मिक्स करके उस पेंटिंग बनाई जो आज के लोगों की पसंद है, आज के लोगों की मांग है, जो आपने देखी है और मेरे पीछे लगी हुई है, उन्हीं में से एक पेंटिंग। जी, तो जो ये आप गोल्ड वाली पेंटिंग बनाते थे, तो वो पेंटिंग आपकी कहाँ बिकती थी? क्या लोग बाग आपसे वृंदावन में आके खरीदते थे, या आपने इनको और जगह भी प्रदर्शित करके, क्योंकि तो बहुत कॉस्टली होगी, तो आपने 83 में बताया 10,000 की, आज की तारीख में तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि तब तो गोल्ड बहुत सस्ता था, सोना बहुत सस्ता था। इसमें कोई शक नहीं है कि पेंटिंग बहुत महंगी होती थी, और हमने कुछ एग्जीबिशन भी करी सारे हिंदुस्तान में, विदेश में भी करी हमने कई जगह एग्जीबिशन। और इसके साथ साथ वृंदावन में हमारी आर्ट गैलरी है, जहां लोग आते थे, और एक प्रचलन सा चल गया था कि कन्हई की पेंटिंग चाहिए हमें, कन्हई की पेंटिंग चाहिए हमें। तो कन्हई की पेंटिंग, वही कृष्ण की पेंटिंग, बांके बिहारी जी की, बाल कृष्ण की, राधा कृष्ण की, वही पेंटिंग होती थी। तो एक होड़ सी मची हुई थी, खासकर मारवाड़ी कम्युनिटी में। हिंदुस्तान के जितने है, अगर आप उनके घर पे जाएंगे तो 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की सबके घर में कोई ना कोई एक पेंटिंग, 2 पेंटिंग हमारी जरूर मिलेगी। तो उस तरह वो कन्हई पेंटिंग का नाम हुआ, और उसी तरह कन्हई पेंटिंग को मैंने आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक लेके आया। तो आप जो इस ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं, तो क्या आज आपके पास पूरा एक वर्कशॉप है बनाने के लिए, या आप अभी भी खुद ही बनाते हैं, या औरों से बनवा के उनको फाइनल टच आप देते हैं? नहीं सर, मैं आज भी खुद ही बनाता हूँ, क्योंकि इसके स्टूडेंट नहीं मिलते, इसके कारीगर नहीं मिलते। जिस तरह का काम मेरा होता है, कारीगर नहीं मिलते। मेरे पास स्टूडेंट सीखने को आते हैं, मैंने सिखाया भी बहुत लोगों को है, लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य ये है कि बच्चे बहुत जल्दी में होते हैं। उनको साल 6 महीने के अभ्यास से ही पेंटिंग सीखनी होती है, या 2 साल के कोर्स करके आर्टिस्ट बनना होता है। जबकि ये साधना है, ये क्लासिकल म्यूजिक की तरह है। आपको 10, 15, 20 साल साधना करनी पड़ेगी, रियाज करना पड़ेगा, तब जाके आपके हाथ चलते हैं, या आपका गला चलता है, संगीत गाते हैं तो, या आपके पैर थिरकते हैं अगर आप डांस करते हो तो। ये इतना जल्दी तरीका नहीं है। इसी कारण आज फाइन आर्ट के आर्टिस्टों की कमी है। ज्यादातर लोग मॉडर्न आर्ट कर रहे हैं, कॉन्टेम्परी कर रहे हैं। तो ये काम जो हम कर रहे हैं, ये फाइन आर्ट के अंतर्गत आता है, और इसको सीखने के लिए बहुत मेहनत और बहुत धैर्य की जरूरत है। मैंने 25 बरस पिताजी के अंडर में रहकर काम सीखा है। पिताजी कुर्सी पे बैठते थे, मैं जमीन पे बैठता था, तब जाके वो गुरु शिष्य की परंपरा रही हमारे सामने, तब जाके मैं ये थोड़ा बहुत काम कर पाया, जो थोड़ा बहुत नाम कर पाया, जो आपके सामने। नहीं, पर अब आप जैसा कह रहे हैं कि कोई नहीं सीख रहा है, या किसी को आप नहीं सिखाया है, तो आपको नहीं लगता कि, क्योंकि हम तो सब नश्वर हैं, जीवन नश्वर है, तो आपके बाद इस परंपरा को कौन चालू रखेगा? क्योंकि इतनी बड़ी जो आप पे धरोहर है, जो आपको इतना बड़ा ज्ञान मिला हुआ है, आखिर इतनी बड़ी संपदा है, मैं तो कहूंगा देश की, और उसको अगर आज आप किसी को नहीं सिखाएंगे, तो आगे इसको कौन आगे चलाएगा? नहीं सर, मैंने ये नहीं कहा नहीं सिखाऊंगा, मैंने सिखाया बहुत लोगों को, लेकिन बच्चे इतनी जल्दी में होते हैं, सीख लेते हैं, पूर्ण कला नहीं सीख पाते। हालांकि कला में कोई पूर्ण होता नहीं है, मैं भी आज स्टूडेंट ही हूँ, लेकिन फिर भी एक मुकाम पाने के लिए आदमी को मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, मैंने कलकत्ता में 3 कैंप लगाए हैं, वहां मेरे करीब 200 स्टूडेंट हैं, और खासकर लड़कियां और लेडीज बहुत कलकत्ता में शौक रखती हैं आर्ट को सीखने का। वहां मैंने 3 कैंप लगा के 2005, 2009, 2016 कैंप लगा के लोगों को सिखाया है, और ये कला आगे बढ़ रही है। लोग कॉपी भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं, और आज वृंदावन में तो 50 छोटी छोटी आर्ट गैलरियां बन गई हैं, जो हमसे प्रेरित होकर बनी हैं। तो ये परंपरा आगे चलेगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भाव मेरे पास आए वो ही भाव आए।
आपने शुरू में एक बात कही थी, आपके हाथ से पेंटिंग बनती है, आपके हाथ से ये होता है। ये हाथ मेरे हो सकते हैं, लेकिन चलाने वाला तो बिना ईश्वर की कृपा के, बिना ईश्वर की मर्जी के ये हाथ नहीं चल सकते। चला कोई और रहा है, मेरे हाथ हो सकते हैं, तभी ये भाव आते हैं। और मेरा मानना ये है कि भाव जो है ये किसी के बनाने से नहीं आते, ये सीखने से नहीं आते, ये प्रभु की कृपा से ही आते हैं। जब कृपा प्रभु की होती है तो सुंदर भाव भी आते हैं और लोगों को पसंद भी आती है। लोग भौचक्कर रह जाते हैं, अरे वाह क्या पेंटिंग, क्या भाव है, क्या सुंदरता है। वो वाह क्या सुंदरता है, वही कलापूर्ण हो जाती है, मुझे लगता है। तो पर कृष्ण कन्हैया जी, आप कोई ऐसा संस्मरण सुना सकते हैं जब आपको याद आता हो कि आप कोई पेंटिंग बनाना चाहते हो और आपको, आपके मन में बहुत ख्याल है लेकिन आप बना नहीं पा रहे हैं, और अब फिर कुछ आपको ऐसी, जैसे आपने बताया कि कुछ ऐसी शक्ति या ऐसा ऊपर से आपको मिलती है, ज्ञान मिलता है, तो कभी ऐसा आपके संग अनुभूति हुई आपको कि आपने जिस चीज के सोचा और फिर आपको लगा कि हाँ इस तरह अगर मैं करूंगा इस तरह, और बना और वो बना, जब बना तो बहुत ही अविस्मरणीय बना? सर ऐसी बहुत सी यादें हैं मेरे साथ में। जैसे कि मैं एक पेंटिंग बना रहा था जिसमें एक महिला जो है नहा रही है और उसका पूरा बदन भीगा हुआ है। मेरे पिताजी उस वक्त बाहर गए हुए थे, ये बात करीब आज से 30-32 साल पुरानी बात है, जब मैं साल का रहा हूँगा। और वो पेंटिंग जब मैंने बनाई और पिताजी ने आके देखी तो देख के खुद भौचक्के रह गए। बोले तेने बनाई ये पेंटिंग, तू मुझसे कुछ भी मांग ले, मैं तुझे देने को तैयार हूँ, इतनी सुंदर पेंटिंग बनाई है। एक तो ये घटना मेरे जीवन में बड़ी एक है। हालांकि मैंने कभी अपने पिताजी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि शुरू से ही हमारे यहाँ अभाव रहा, तो मैं बड़ा होने के नाते वो सारी परिस्थिति समझता था। तो मुझे याद नहीं मैंने कभी पिताजी से कुछ मांगा हो कि बापू मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, कभी नहीं मांगा। हालांकि मेरी पहली साइकिल आई, आपको हंसी आएगी, 42 रुपए में सेकंड हैंड साइकिल खरीदी मेरे लिए पिताजी ने पहले, और उस साइकिल पे मैं घुमा करता था। हमारे पिताजी ने कुछ प्रिंट कराए थे राधा कृष्ण के, बिहारी जी के, जो उस जमाने में रिटेल में हम लोग 1 रुपए का एक बेचते थे और होलसेल में 6 रुपए के 10 बेचते थे। तो जब पिताजी कहीं बाहर जाते थे तो माँ थैले में डाल के वो मुझे दे दिया करती थी, जितना जब बेच किया। 10-11 साल की उम्र हुई होगी मेरी, और मैं 10-11 साल की उम्र में, और वृंदावन में उस वक्त 2-4-5 दुकानें ही हुआ करती थी, आज से 50 साल करीब पहले की बात है। और मैं जाके बेच के आया करता था, 3 रुपए 5 रुपए 7 रुपए लाके माँ को दिया करता था। उसमें से चवन्नी अठन्नी हमें मिल जाती थी जो पतंग उड़ाने के काम आया करती थी, हम उसी में खुश होया करते थे। उसके बाद में ये दूसरी आग मेमोरी की बात बोल लो, तो जब मैं बिल क्लिंटन साहब की पेंटिंग बना रहा था उस वक्त मैं बहुत कौतूहल था मेरे मन में। उस थे वो अमेरिका गए हुए थे, अब एक वहां एग्जीबिशन थी। कौतूहल ये था कि मैं दुनिया के सर्वोच्च व्यक्ति की पेंटिंग बना रहा हूं और हिंदुस्तान का सर्वोच्च व्यक्ति उसको गिफ्ट करेगा। ये बहुत कौतूहल था मेरे मन में, और वो पेंटिंग बनाई और पेंटिंग पसंद आई अटल जी को। जब मैं अटल जी से मिला करीब 2 साल के बाद में, तो उन्होंने बहुत तारीफ करी कि वो पेंटिंग बहुत पसंद आई उनकी। तो ये बातें हैं, ये छोटी छोटी बातें प्रेरणा देती है आदमी को, आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करती है, और मुझे भी ऐसा सौभाग्य मिला है। तो कभी आप, जब आप तो देश विदेश काफी गए, आपने एग्जीबिशंस भी लगाई, तो कभी आपका मौका लगा कि जब आप अमेरिका गए, अब तो बिल क्लिंटन साहब प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कभी आपने उनको संपर्क साधने की कोशिश की कि आपको ऐसी एक पेंटिंग भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दी थी, वो मैंने ही बनाई थी, कुछ ऐसा कभी ऐसा वाकया हुआ? नहीं या सर, नहीं सर, मेरा अमेरिका जाना नहीं हुआ। बाकी तो बहुत यहाँ दुनिया में हुआ है हमें, लेकिन संयोग से अमेरिका जाना नहीं हुआ। कभी जाऊंगा तो कोशिश करूंगा मिलने की। देखें क्या किस्मत में लिखा है, मुलाकात होती है नहीं होती है, लेकिन मेरा यूएस जाना नहीं हुआ। तो जब आप ये पोर्ट्रेट और चित्र बनाते हैं, और जब खासकर जब ये बड़े सुप्रसिद्ध लोगों के बनाते हैं, और एक और आप बनाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण के बनाते हैं, तो उस दोनों में आपको आपकी अनुभूति या आपको अपने मन में जब विचार आते हैं, उनमें आपको क्या अंतर दिखता है? सर बहुत बड़ा अंतर है, बहुत अच्छी बात पूछी आपने। कारण ये है कि पोर्ट्रेट बनाना एक डिफरेंट काम है, और काल्पनिक चित्र बनाना भगवान कृष्ण के किसी किताब को पढ़कर या सुनकर, वो एक अलग काम है। लेकिन ये ईश्वर की कृपा है कि मुझे दोनों में ही काम करने का मौका मिला, और थोड़ी बहुत कामयाबी भी मिली, जो लोगों ने पसंद करी, अप्रिशिएट करी। बहुत बड़ा फर्क है। वो देख के हूबहू कॉपी करना, पिताजी बोलते थे होना चाहिए कि आदमी देख के कहे कि अरे जिंदा कैसे हो गए।
तो वो बात आना, वो बात भी लाना और भगवान कृष्ण के भाव लाना कि ये भगवान कृष्ण साक्षात कैसे प्रकट हो गए, ये दोनों चीज में महारत हासिल होना तो मुश्किल काम है। लेकिन मैं जो भी कर पाया हूँ थोड़ा बहुत सीख रहा हूँ अभी भी, और आगे चाहूंगा कि मैं करता रहूं ये काम। तो जब आप भगवान श्री कृष्ण के पोर्ट्रेट बनाते हैं, वो सॉरी चित्र बनाते हैं, और आपने उन्हें अपनी कल्पना के हिसाब से बनाया, तो कई बार कोई ऐसा चित्र बना जो आपने सोचा भी नहीं था कि भगवान श्री कृष्ण को इस रूप में आप बना ले पाएंगे, और लोगों ने जब देखा तो बहुत ज्यादा सराहा उसको कि ये चित्र इस तरह का किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सर आपने मेरे दिल को छेड़ दिया है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैं पेंटिंग कृष्ण की बना के और बहुत फूट फूट कर रोया हूं कि प्रभु आपने क्या कृपा करी, कैसे भाव आ गए। ये भाव किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है। और देखो आपसे बात करते करते अभी भी मेरी आंखें भर आई हैं वो बात सोचकर कि वो भाव आना, माधुर्यता आना, वो लावण्यता आना, वो सुंदरता आना, वो बिना कृपा के नहीं आ सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लो। कश्मीर के लोग सॉल पे काम करते हैं, बहुत बारीक काम करते हैं, वो कारीगरी करते हैं। एक होती है मजदूरी, एक होती है कारीगरी, एक होती है कलाकारी। मजदूरी हाथ से होती है, कारीगरी हाथ और दिमाग से होती है, और कलाकारी हाथ, दिमाग और दिल से होती है, और उसमें भी ईश्वर की कृपा मिल जाए। तो ये सबका एक जगह मिलना, वही पेंटिंग मैं आपके सामने ला पाता हूँ। आपने जैसे काफी नाम लिए, जब आप मुंबई में आपने बताया कि वहां भी आपने पेंटिंग्स लगाई, आपकी प्रदर्शनी हुई, तो वहां पे क्योंकि वहां तो बॉलीवुड है, माया नगरी है मुंबई, तो कभी आपका परिचय या किसी से ऐसा आमना सामना हुआ जो प्रसिद्ध कलाकार हैं या जो सुप्रसिद्ध हैं, उन्होंने कभी आपकी पेंटिंग के बारे में बात की? सर 2004 में मैंने एग्जीबिशन की थी बॉम्बे में, वर्ली पर नेहरू सेंटर में, जिसको ऑर्गेनाइज किया था उस वक्त नेता अमर सिंह जी ने, और उसका उद्घाटन किया था बच्चन साहब ने, जय जी ने। और मेरी पेंटिंग जय जी के पास, बच्चन साहब के पास, संजय दत्त जी के पास, अनिल कपूर के पास, जयाप्रदा जी के पास, हेमा जी के पास, भगवान की कृपा से मुझे सब लोगों से मिलने का ही मौका, और सबके यहाँ मेरी पेंटिंग है। अगर आप बिजनेसमैन की बात करो तो बिरला जी के पास मेरी पेंटिंग है, नीता अंबानी, टीना अंबानी के पास मेरी पेंटिंग है, सुब्रतो राय के यहाँ कम से कम 10 पेंटिंग मेरी है, हराश्री के पास। इसी तरह मेरे और बहुत से भी लोग हैं, हर्ष बिरला के पास मेरी पेंटिंग है, और हिंदुस्तान की जितने बड़े बड़े लोग हैं सबके पास किसी न किसी रूप में मेरी पेंटिंग है या मेरे पिताजी की पेंटिंग है। तो ये सौभाग्य है कि आपका काम अप्रिशिएट हो, लोग खरीदें, लोग उसको अपने घर में लगाएं, और वो हमेशा याद रखें कि ये पेंटिंग कन्हई जी की है। कन्हई जी, बात तो आपसे बहुत करने का मन कर रहा है, बहुत प्रश्न भी मन में उठ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो कला है और जिस तरह आपने अपने को इतने कम समय में, और कहां से आप शुरू हुए थे कि जब आप कहते थे कि आप 2-2 4-4 आने में ही खुश हो जाते थे, और पुरानी साइकिल पे आप चले, और आप कहां से कहां पहुंच गए कि आज आपका नाम देश में ही नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। लेकिन समय का अभाव है। चलते चलते आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को? देखिए, आज की युवा पीढ़ी की मैं पेंटिंग देखता हूं अक्सर, काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी पेशेंस की कमी है। थोड़ा पेशेंस और साथ में हो तो सोने में सुहागा जैसा काम होगा। 2 साल के कोर्स में आप एक कोर्स तो कर सकते हो, एक डिग्री तो पा सकते हो, लेकिन आर्टिस्ट नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी चाहिए, और बहुत लोग कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसे, बहुत आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, और उनको मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। कभी कभी तो उनका काम देख कर मुझे भी खुशी होती है कि यार काश ऐसा काम मैं कर पाता। बहुत 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 धन्यवाद कृष्ण कन्हई जी कि आज आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं। मैं सोचता हूं कि आज हमारे दर्शकों को एक अलग ही अनुभूति हुई होगी जब आप बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण के बारे में कि किस तरह भाव आए। तो आपकी आंखों में तो आंसू थे, लेकिन मैं अपने भी रोंगटे थोड़ा सा फील कर रहा था हाथ में, क्योंकि भगवान या कोई भी मजहब होता है, और जब हम उनके बारे में सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, कि हमने कुछ किया। और आपकी तो साधना बहुत ही अपूर्व कहूंगा मैं कि बहुत ही ज्यादा अभूतपूर्व है। आपको साधुवाद दे सकते हैं। और आज का जो कार्यक्रम है कल, आज और कल लाल गोयल के संग, ये सीधा प्रसारित किया गया V4 न्यूज, ग्लोबल टीवी, V4 स्ट्रीम और न्यूज गांव से संवाद सारोकार न्यूज। इसके अलावा इसे फेसबुक और यूट्यूब पे भी सीधा दिखाया गया। एंड अवर एंडेवर इज
to bring to you every day new topic, and that too in our morning program, that is Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. And tomorrow our topic is Federalism, Challenge and Response. And our panelists are Dr. C.V. Anand Bose, IAS, one-man expert, Commission on Labor, Principal Advisor, Heritage Project, Government of India; Mr. Sukumar N. Oman, IAS, former Chairman and Managing Director, Madras Fertilizer Limited. He is also the Managing Partner of Omega Alliance, Kochi; Colonel S. Denny, retired contemporary writer, column; Ms. Padmaja S. Menon, Managing Trustee, Mitra Equal Opportunity Trust, Cochin. Please tune in tomorrow for Media Conference with Lal Goyal at 10:30 a.m. बहुत बहुत धन्यवाद पद्म श्री कृष्ण कन्हैया जी, आप हमारे संग जुड़े और आपने इतनी अच्छी बातें बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत साधुवाद।